जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों बहुत रिक्वायरमेंट थी कि सर 10th को छोड़िए बाकी और किसी भी क्लास का वीडियो दीजिए। बच्चों ने बहुत रिक्वायरमेंट किया था कि फिजिक्स का 12th फिजिक्स का वीडियो दीजिए। तो आज अपन 12th फिजिक्स की ही बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 11 किरण प्रकाश की ईजी यूनिट है, काफ़ी अच्छी यूनिट है। यूनिट मैंने ये क्यों ली, इसके पीछे भी छोटा सा रीजन है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये 9th 11th 12th और 10th यानी कि 9th से 12th तक की सभी क्लासों में ये यूनिट है। बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट ये आता है कि कहीं इसका कुछ कम पार्ट है, 12th में इसका पूरा पार्ट है, 11th में थोड़ा बहुत कम है, 9th और 10th में भी इसका कुछ पार्ट है। तो इसलिए मैं आज इस यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी यूनिट है। फिजिक्स का जो नियम है वो ये है कि आप मैथमेटिकल तरीके से कहीं से भी कोई परिभाषा बनाना सीख लीजिए, यानी कि डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं वो डेफिनेशन आप मैथमेटिकल यानी कि जो फॉर्मूला जब अपन पढ़ते हैं, किसी का भी फॉर्मूला ले लो, उस फॉर्मूला को अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम ओम का नियम पढ़ते हो, क्या होता है, इसको अपन V समानुपाती I बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं V इक्वल टू IR। तो अगर अपन यहां से इनकी डेफिनेशन निकालना सीख ले तो अपन जिंदगी में कभी भी डेफिनेशन नहीं भूलेंगे। ठीक है। फिर उनका कुछ बेसिक होता है कि मान लो अपन ने V और I लिख दिया तो इनका मतलब क्या होगा, ये यूनिट अपन को कहां लेके जाएगी, किस क्षेत्र में अपन पहुंच जाएंगे। जैसे ही अपन ने नाम लिया V का और I का, अपन एक प्रकार से साइंस बोले तो साइंस की बहुत सारी ब्रांच होती है। उस ब्रांच में अपन एक निश्चित ब्रांच यानी कि फिजिक्स में पहुंच गए हैं, भौतिक विज्ञान में अपन पहुंच गए हैं। अब भौतिक विज्ञान में भी अपने पास में बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी अपन को उस चैप्टर में, या फिर उन चीजों से या फिर उन एलिमेंट से अपन इन V और I के माध्यम से कहां पहुंचेंगे ये अपन को पता चल जाना चाहिए। भाई V का मतलब विभवांतर होता है, I का मतलब करंट होता है, अपन करंट बोलते हैं। तो अपन को ये तो पता ही होगा कि भाई करंट कहाँ होता है, तारों में होता है, एक प्रकार से बिजली होती है, लाइट होती है, तो वहां अपन पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी करंट अपने पास में सड़क पे घूम रहा होगा, ये थोड़ी होता है, या आसमान में उड़ रहा होगा कहीं करंट, ऐसा नहीं है। तो फिर अपन जब V और I की बात करते हैं तो अपन को एक प्रकार से सीधा तारों में पहुंच जाना चाहिए कि यहाँ अपन किसी केबल की या किसी तार की या फिर किसी ऐसे परिवेश की बात करना चाहते हैं जहां अपने पास में एक तारों का जाल होगा। ठीक है। तो ये चीजें भी थोड़ा बहुत बेसिक कर लीजिए। अगर बेसिक नहीं है तो मैं जल्द ही आपको उनके बेसिक की वीडियो या फिर जो आपका सुटेबल कोर्स है 9th और 10th का, वहां से अपन वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहां से आपको यूजेबल हो जाएंगी। ये जो वीडियो है ये मोस्टली जिन क्लासों में विज्ञान लागू हो जाता है उन क्लासों के लिए ये सुटेबल है, उन क्लासों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं या जो मैं टॉपिक या फिर जो यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं 12th की स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 11 किरण प्रकाश की। ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इसको फिर बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक। आपका जो पहला टॉपिक है वो प्रकाश है, लाइट है, वो अच्छा टॉपिक है। प्रकाश लगभग सभी क्लासों में आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाएगा, क्या होता है, क्यों होता है, क्या होना चाहिए इसमें, अपन कैसे इसको जान पाए, कैसे गमन करता है, क्या इसकी क्वालिटी होती है, कहाँ कहाँ ये गमन कर सकता है, कहाँ कितनी तेजी से या कितनी स्लो गमन करता है, कौन कौन से माध्यम में ये गमन करेगा तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीजें घटित होती है प्रकाश के कारण, या फिर प्रकाश कहीं पर ना हो तो क्या चीजें घटित होती है, वो सारी की सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपन एक अलग वे में पहुंच चुके हैं। मैथ जो यूजेबल यूनिट्स थी 10th क्लास की वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। अब अपन उनकी यूनिट भी बीच बीच में डालते रहेंगे। फिजिक्स भी तुम्हारा आएगा, मैथ भी चलेगा, सारी चीजें चलेंगी। जो अगर रिक्वायरमेंट तुम्हारी रही तो 10th का साइंस भी लेके आएंगे। मैथ की रिक्वायरमेंट 9th और 11th की ओर पड़ रही है, 12th की तो चल ही रही है, तो ये वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ही अपना टॉपिक है प्रकाश। ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पता ही है कि अपन किस दिशा में चले गए हैं, तो आपको सारी की सारी यूनिट यहां से पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। देखो पहला जो टॉपिक है अपने पास में इस किरण प्रकाशिकी का यानी कि रे ऑप्टिक्स का, वो है अपने पास में प्रकाश। पहली बात तो अपन प्रकाश बोले किसको, तो इसकी स्पेशल कोई परिभाषा नहीं होती है कि अपन इसको प्रकाश बोले। नॉर्मली अगर कोई चीज बोले तो एक प्रकार से वो अनुभव या फिर एक प्रकार से वो माध्यम या फिर एक प्रकार से वो वस्तु तो नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि वो माध्यम जो हमें किसी वस्तु को दृश्यमान करने में या फिर दिखाने में सहायक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं,
प्रकाश बोलते हैं। यानी कि एक प्रकार से वो अनुभव, एक वो फील जो अपन को क्या करती है, किसी ना किसी चीज को दृश्यमान करती है, किसी चीज को हमें दिखाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर अपन कुछ दिखेगा नहीं, अपन छू थोड़े सकते हैं प्रकाश को कि हाँ ये घूम रहा प्रकाश, इसको छू ले अपन, ऐसा नहीं होता है। तो अपन को प्रकाश कहां मिलेगा, अपन प्रकाश को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो अपन इसको छू सकते हैं, बस इसके प्रभाव को अपन देख सकते हैं, ये अपन को मिलेगा भी नहीं, प्रकाश अपन को दिखेगा भी नहीं, लेकिन अपन इसके प्रभाव को देख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि किसी वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान करता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये वस्तुओं का क्या करता है, हमें दृश्यमान करता है, या वस्तुओं को दृश्यमान करता है। नंबर 2 चीज, फिर बात करते हैं इसके गमन की, कि ये गति कैसे करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये एक प्रकार से इसका जो संचरण होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, प्रकाश का जो संचरण होता है वो किस में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, या फिर कहीं आपको ये मिल जाएगा कैसे, ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश की मैंने आपको 2 क्वालिटी बता दी कि संचरण या फिर गमन कैसे करेगा। कैसे करेगा, या तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, या फिर जो प्रकाश है ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में भी गमन करता है। अब ये मत पूछना कि सर किसका पैकेट, ये ऊर्जा का, प्रकाश का पैकेट, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, उनके रूप में क्या करता है, गमन करता रहता है। फिर अपन तीसरी बात करें तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, तो फिर ये क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण करता है। ठीक है, एक बिंदु से कहां जाएगा, दूसरे बिंदु में जाएगा। और अगर बात करें कि कैसे जाएगा, तो फिर एक सरल रेखा में। कैसे जाएगा, एक सरल रेखा में। तो प्रकाश की अपन ने क्या पढ़ ली, तीसरी चीज ये पढ़ ली कि प्रकाश गमन करता है, लेकिन कैसे करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है, और कैसे, एक सरल रेखा में। तो प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तीसरी चीज अगर पढ़े, सॉरी चौथी चीज अगर अपन पढ़े, तो फिर अपन बोल देंगे कि प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है वो कहां होता है, निर्वात में, और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह बहुत काम की चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर गमन कर जाता है। तो ये प्रकाश की अपने पास में कुछ क्वालिटी थी। कुल मिलाकर अपन ने 4 क्वालिटी पढ़ रही है। पहला तो क्या हुआ कि एक वो अनुभव या फिर एक वो फीलनेस जो अपन को किसी वस्तु को दृश्यमान करने में सहायक होती है, किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है, उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रकाश बोल देंगे। दूसरी जो चीज होती है कि ये गमन कैसे करता है, तो फिर इसके अगर गमन की बात करें तो फिर ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में, या फिर 12th लेवल की अगर बात करें तो वहां ये बोल रहा है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है। फिर तीसरी चीज अपन पढ़ रहे थे कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो बिंदुओं से बिंदुओं में गमन करता है, यानी कि बिंदुवत बिंदु गमन करेगा, और कैसे, एक सरल रेखा में। फिर अपन बात करते हैं कि ये गमन की जो इसकी स्पीड है वो कितनी होगी, तो फिर इसके जो गमन की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये कहां होती है, निर्वात में। तो ये अपने पास में कुछ प्रकाश की क्या थी, क्वालिटीज थी। ठीक है, ये जो इस टॉपिक था या ये यूनिट है, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है प्रकाश, उसका बेस है, उसके बारे में कुछ गिनी चुनी अपने पास में जानकारियां होती हैं। ठीक है, देखो भाई, फिर अगर अपन आगे बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़े, तो फिर इसका अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इजी है, आपको ये हर क्लास में मिलेगा, लगभग थोड़ा बहुत 6th में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, 9th 10th 11th 12th सब में मिलेगा आपको ये टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। मैंने इसीलिए आज ये यूनिट स्टार्ट किए, क्योंकि ये यूनिट जहां से विज्ञान लागू होता है, साइंस लागू होता है क्लासों में, उन क्लासों में सब में है, थोड़ा बहुत सब में है ये यूनिट। पहला अब अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहली बात तो अपन को इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा की बात करेंगे अपन। ठीक है, ये मान लो कोई किरण है, ठीक, ये ऐसे गई, ये इधर से आ रही थी और ये इधर से चली गई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको अपन बोल सकते हैं पृथक्कारी पृष्ठ।
ठीक है, इधर अपने पास में माध्यम नंबर फर्स्ट है, इधर अपने पास में माध्यम सेकंड है, ये हो गया माध्यम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, एक चीज तो इसमें ध्यान देने की ये है कि यहां पे आपको इसमें पॉलिश मिलेगी। ठीक है, मतलब जो पृथक्कारी पृष्ठ होता है उसके एक साइड पॉलिश होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा, फिर वहां पे परावर्तन नहीं होगा, फिर वहां पे अलग ही घटना बन जाएगी, फिर उसको अपन बोल देंगे अपवर्तन, क्योंकि फिर प्रकाश की किरण यहां से इधर माध्यम में गमन कर जाएगी, लेकिन परावर्तन में क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौटनी चाहिए। परिभाषा की अगर बात करें अपन इसकी, तो क्या होगी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलकर आती है तो उसके पृथक्कारी पृष्ठ पर, यह पृथक्कारी पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ पर टकरा करके पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, याद रहेगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर यहां टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट आए, उसको अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रकाश के परावर्तन की घटना हो गई। ये जो किरण होती है, जो आ रही होती है, इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद में जो निकलती है उसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अपन यहां घटना परावर्तन की पढ़ रहे हैं तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अगर अपन घटना अपवर्तन की पढ़ेंगे फिर वो नीचे आएगी या ऊपर भी जाएगी, टेंशन मत लो, तो फिर उसको अपन बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये जो घटना अपन पढ़ रहे हैं, जो केस अपन पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किरण कौन सी होगी। आपतित किरण दोनों में सेम रहेगी, और ये जो बीच में हो गया इसको अपन बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, इनकी परिभाषा की बात करें कि अभिलंब क्या होता है या आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण तो वो होती है जो वस्तु से आती है या फिर किसी प्रकाश स्रोत से आती है, उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। यानी कि वो किरण जो किसी प्रकाश स्रोत या फिर किसी वस्तु से आ रही है और कहां टकराने वाली होती है, पृथक्कारी पृष्ठ पर, उस किरण को तो अपन क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराने के बाद जब किरण निकलती है उसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर यह टकराती है उस बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के सापेक्ष अपन एक 90 डिग्री का या एक लंबवत रेखा खींचते हैं, उसको अपन बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर काटती है या टकराती है, उस बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत अपन एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, सिर्फ पढ़ा देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये तीनों चीजें होती क्या है, इसका कोई तुम्हें डिटेल नहीं देगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें रेगुलर क्लियर करके लेके चलो, आगे आपको और आसानी हो जाएगी। 12th वाले बच्चे तो यहां तक अगर पहुंच गए हैं तो फिर उनको तो सब पता होगा कि ये चीजें होती क्या है, अगर कहीं पढ़ने में आएगा, वरना थोड़ा बहुत दिमाग आप खुद भी लगाओगे तो भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसकी परिभाषा क्या हो गई कि आपतित प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट आए, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिर यहां पे बात आती है, तो यहां पे कोण बनता है कोण आई। कोण आई जो होता है इसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। और फिर यहां पे बनता है कोण आर। कोण आर को अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। ध्यान देना, यहां इसको तो आपतन कोण बोलेंगे और कोण आर जो होगा उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, लेकिन जब यहां पे तुम अपवर्तन की घटना पढ़ोगे तब ये तुम्हारा हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये तुम्हारे दोनों कोण होते हैं, ये हो गया आई और ये हो गया आर। अब बात करें कि आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा, ये तो हो गई तुम्हारी आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा उसको तो अपन बोलते हैं आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा उसको अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके कुछ नियम आते हैं परावर्तन के। फर्स्ट जो नियम होता है वो ये होता है कि अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही माध्यम में होते हैं।
ठीक है, पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहां है, ये फर्स्ट माध्यम में है। तो इसका जो पहला नियम होता है परावर्तन का वो ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम होता है इसका वो ये होता है कि कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। ये इसका दूसरा नियम होता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल होती है किसकी, अपवर्तन की। अब बात अपन करते हैं इसके प्रकारों की, तो ध्यान देना मैं यहां से थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, माध्यम अपन हटा देंगे, इनको अपन उधर लिख लेंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट माध्यम हो गया था, ये तुम्हारा नीचे जो होगा ये सेकंड माध्यम हो गया, और इसको अपन तुम बोल रहे थे पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार दो प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या, एक तो अपन एक को बोलते हैं क्या, विसरित परावर्तन, और दूसरा होता है क्या, नियमित। सॉरी, तो पहला अपन नियमित बोल दे इसको, पहला तुम्हारा होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है तुम्हारा विसरित परावर्तन। ये हो गए तुम्हारे पास में परावर्तन के प्रकार। अब अपन इनको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो वो भी देख लेना। देखो अब परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं। पहला प्रकार तुम्हारा है नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि अपने पास में एक समतल पृष्ठ होता है और समतल पृष्ठ पर अपन प्रकाश की किरणें आपतित करवाते हैं। ठीक है, तो ये पृथक्कारी, फिर इसको अपन पृथक्कारी पृष्ठ बोलेंगे। इस पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराने के बाद में ये एक निश्चित एंगल से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश किरण, और ये जो होती हैं इनको अपन बोलेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। तो नियमित जो प्रकाश का परावर्तन होता है या नियमित परावर्तन जो होता है उसको अपन क्या कहें कि प्रकाश पुंज एक समतल पृष्ठ पर आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणें एक निश्चित एंगल के साथ, निश्चित कोण के साथ या फिर उनकी मध्य की समांतर दूरी के साथ वो परावर्तित होती हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। या फिर ये कहें कि एक समतल पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, प्रकाश का नियमित परावर्तन। याद रहेगा, ये परिभाषाएं थोड़ी सी इजी है, ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग सा माहौल है यहाँ पे, तो थोड़ी सी अलग चीजें हैं। तो क्या कहेंगे अपन इसको कि जब प्रकाश किरण एक समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराने के पश्चात वो एक निश्चित दिशा के साथ उसी माध्यम में गमन कर जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन। फिर दूसरी जो चीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, विसरित परावर्तन। इसका जो दूसरा प्रकार होता है, ठीक, विसरित परावर्तन इसका थोड़ा सा उल्टा होता है यही है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो पृष्ठ होता है वो समांतर नहीं होता, वो कैसा होता है, जिगजैग होता है। ठीक है, यहां पे जो ये पृष्ठ है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो जब अपन इस टेढ़े मेढ़े पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित करवाते हैं तो ये आपतित तो होती हैं, लेकिन जब इनका परावर्तन होता है तो इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। इस परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कहेंगे अपन कि जब प्रकाश किरणों को एक जिगजैग यानी कि उथल पुथल, क्या बोले इसको, टेढ़ा मेढ़ा, जब एक टेढ़े मेढ़े पृष्ठ पर आपतित करवाते हैं तो परावर्तन के पश्चात उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है या वो निश्चित दिशा में गमन नहीं करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो परावर्तन हो गए प्रकाश के। पहला तो था नियमित परावर्तन, दूसरा क्या था, विसरित परावर्तन। हाँ, रही बात नोट्स की,
अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जल्द ही आने वाला है। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। उस चैनल को जो भी करते हैं टेलीग्राम पे, अभी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है टेलीग्राम की, तो वहां पे जाके जो भी आप करते हैं, फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहां पे जाके आप फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। आपको वहां पे जब भी इसके नोट्स प्रोवाइड होंगे, जितना चैप्टर होगा उतने नोट्स मैं वहां पे डाल दूंगा, आप वहां पे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन आगे करेंगे, इसके टॉपिक देखते रहो। देखो भाई अगला टॉपिक, ये टॉपिक अपने पास है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। अपने पास मान लो समतल दर्पण है, उससे अपन प्रतिबिंब का निर्माण करें। चित्र मैंने बना रखा है, कैसा बनेगा, अगर तुम रेगुलरली फिजिक्स पढ़ते हो तो समझ में आ गया होगा कैसा बनेगा। देखो पहले अपन प्रतिबिंब निर्माण की एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक तो अपन को प्रतिबिंब अगर किसी वस्तु का बनाना है तो कम से कम अपन को कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी ये भी पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको यह पता होना चाहिए कि वो प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। आभासी है तो क्या होगा, वास्तविक है तो क्या होगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली कि अगर अपन को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें तो दर्पण या फिर लेंस पर आपतित होनी चाहिए। याद रहेगा, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकाश की किरण कहां काटेगी, किसको काटेगी, वो तो सीधी निकल जाएगी। और जब तक प्रकाश की किरणें आपस में नहीं काटेगी प्रतिबिंब का निर्माण तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास में ये है कि अगर अपन को किसी वस्तु का या किसी बिंब का अपन को प्रतिबिंब चाहिए तो उस बिंब या वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस पर आपतित होनी चाहिए, तब प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी चीज अपन बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक, ये देखकर कैसे पता लगाएं अपन। मान लो तुम्हें किरण चित्र ऐसे दे रखा है, अब इस किरण चित्र में तुम कैसे बताओगे कि ये आभासी है या वास्तविक है। ठीक है, देखो भैया अपन बात कर रहे थे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये तो मैंने बताया था कि उसको लेकर अगर आपको प्रतिबिंब बना रहे हो तो कम से कम बिंब से या फिर वस्तु से कम अपने पास में 2 रेखाएं तो आनी चाहिए, यानी कि 2 रेखाओं का आपतन होना चाहिए, तब तो प्रतिबिंब अपने पास में बनेगा। दूसरा फिर अपन कर रहे थे कि आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये कैसे पता करें अपन। तो देखो जब भी अपने पास में कोई डायग्राम हो, कोई भी किरण चित्र बना रखा हो अपन ने, तो उसमें अगर ऐसे डॉटेड लाइनों से अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो फिर अपने पास में प्रतिबिंब बनेगा आभासी। इसकी आभासी की अपन और क्वालिटी पढ़ेंगे, लेकिन वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये अपन नॉर्मल व्यू में जान रहे हैं कि अपन किरण चित्र को देख के बताएं कि ये प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक। तो अगर लाइन डॉटेड है, डॉटेड से अपने पास में प्रतिबिंब बन रहा है तो वो बनेगा कैसा, आभासी। और अगर लाइन सीधी है, जैसे अगर मान लो ये बन रहा है, अगर ऐसे लाइनें हो अपने पास में तो फिर प्रतिबिंब बनेगा अपने पास में वास्तविक। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब के बारे में छोटी सी जानकारी है। बाकी अगर रेगुलर अपन पढ़ेंगे तो आगे बता देंगे कि कैसे बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, या फिर कुछ और क्वालिटी आएंगी इनकी, वो अपन आगे पढ़ देंगे। देखो अपन बात कर रहे थे अब इसकी कि समतल दर्पण और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो ये अपने पास में कोई समतल दर्पण है, ये मान लिया O हो गया और ये हो गया O डैश। O डैश अपने पास में कोई समतल दर्पण है, ये एक भी कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से अपने पास में प्रकाश की किरण आई, ये हो गया यहाँ पे इसका परावर्तन। दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अपन। और समतल दर्पण, यहां से प्रकाश की किरण ये आई, ये यहां टकरा गई, वापस इसी माध्यम में लौट गई। अब देखो ये तो इधर निकल गई, ये टकरा गई यहां गई, ये दोनों काट तो रही नहीं है इधर। अगर ये इधर नहीं काटेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और ये जरूरी है कि 2 किरणों का प्रतिबिंब बनाने के लिए काटना बहुत जरूरी है। ये नेसेसरी कंडीशन है कि जब तक 2 किरणें आपस में नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। फिर चाहे अपन उनको जबरदस्ती मिलाएं, फिर चाहे अपन वो क्या करें, जबरदस्ती मिलाएं, वो अपने लीगल तरीके से नहीं मिल रही है तो फिर अपन क्या करेंगे, उनको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे। और ये यहां पर ने जबरदस्ती ही कर रखी है कि ये इधर तो मिल नहीं रही, ये अपनी कंडीशन से तो मिल नहीं रही। फिर अपन ने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाया तो ये कहां मिल रही है, बी पॉइंट पर, बी डैश पॉइंट पर। और बी डैश पॉइंट को हमने इस मुख्य अक्ष से मिलाया तो फिर क्या आ गया अपने पास में, ए डैश और बी डैश अपने पास में एक प्रतिबिंब आ गया। इस प्रतिबिंब को अपन क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे।
और इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो उनकी प्रतिबिंब की डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो ऐसे होता है। पहली कंडीशन अगर बात करें अपन तो प्रतिबिंब जो होता है उन दोनों का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, समतल दर्पण में जो अपन प्रतिबिंब बनाते हैं। याद रहेगा पहली कंडीशन क्या हो गई कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2 कंडीशन क्या आती है अपने पास में कि इनका जो होता है, अगर दूरी की बात करें तो फिर दूरी भी दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब दर्पण से जितनी दूरी के ऊपर अपने पास में वस्तु रखी हुई है, दर्पण से उतनी दूरी के ऊपर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। नंबर 3 जो कंडीशन आती है वो आती है अपने पास में पार्श्व परिवर्तन। यानी कि जो दर्पण का प्रतिबिंब बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। आप अगर आईने के सामने खड़े और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां, आईने के अंदर, वो भी सेम यही कंडीशन फॉलो करेगा क्योंकि जो आईना अपना होता है वो भी समतल होता है। तो सेम कंडीशन यही लगेगी, आपकी दूरी और अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी दर्पण से बराबर होगी। आपकी एक प्रकार से जो अपन आकार की बात कर रहे थे तो प्रतिबिंब का आकार और दर्पण का बिंब का आकार दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन में पढ़े थे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब यह होता है कि आपका राइट हैंड प्रतिबिंब का लेफ्ट हैंड बन जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड प्रतिबिंब का क्या बन जाएगा, राइट हैंड बन जाएगा। मतलब आपका दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग, आपका बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग चेंज हो जाएंगे, प्रतिबिंब वैसा ही रहेगा। उसको अपन बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। नंबर 4 जो कंडीशन अपने पास में आती है कि अगर अपन वस्तु को गति करवाएं, मान लो वस्तु v वेग से गति कर रही है, चाहे तो दर्पण की ओर गति करे चाहे दर्पण से दूर गति करे, तो फिर जो बिंब होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो गति करेगा 2v वेग से। यानी कि वस्तु अगर v वेग से दर्पण की ओर गति कर रही है तो जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से किसकी ओर गति करेगा, दर्पण की ओर गति करेगा। या फिर वस्तु दर्पण से v वेग से दूर जा रही है तो फिर जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से दर्पण से दूर जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 5 अपन करते हैं इसके घुमाव की, कि अपन घुमाते हैं किसको, बिंब को कितना, थीटा डिग्री, तो फिर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितने एंगल से घूम जाएगा, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। ठीक है, नंबर अगर 6 की बात करें तो ये फिर टॉपिक जो आते हैं थोड़े अलग से आते हैं। नंबर 6 अगर लंबाई की बात करें कि अपने पास में जो हाइट है, अगर अपन पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहें तो फिर अपने को कितना लंबा दर्पण चाहिएगा, ये भी तो होना चाहिए कि दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर दर्पण की हाइट अपन निकालें, दर्पण की लंबाई, तो फिर वो जो व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा होना चाहिए। अगर अपन अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हैं, यानी कि पूरा प्रतिबिंब अपन दर्पण में देखना चाहते हैं, तो फिर अपने पास में दर्पण की लंबाई जो होगी वो जो अपनी हाइट है उसकी आधी हाइट का क्या होना चाहिए, अपने पास में दर्पण होना चाहिए। तब ही अपन अपना पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब अपन किस में देख पाएंगे, दर्पण में देख पाएंगे। ध्यान रहेगा कि अगर अपन को दर्पण चाहिए, अपनी पूरी हाइट देखनी है, यानी कि अपना पूरा प्रतिबिंब अपन को दर्पण में देखना है, तो फिर अपनी हाइट के आधे हाइट का दर्पण अपने पास में होना चाहिए, तब अपन अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। नंबर 7 बात करते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं n से, और ये होता है 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक n इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा। ये 2 फॉर्मूले होते हैं कि अपन को दर्पण की प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो तो अपन को थीटा देगा कि वस्तु और दर्पण के मध्य इतने डिग्री का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू देगा। तो 360 बटा थीटा माइनस 1 करोगे तो ये जो कंडीशन आती है ये आती है जब थीटा n की वैल्यू यहां पे जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी 360 अपॉन थीटा, इसकी अगर वैल्यू क्या आती है अपने पास में, विषम आती है। 360 विषम या सम होनी चाहिए,
हाँ विषम आएगा ये। अगर 360 बटा थीटा 360 बटा थीटा की वैल्यू अगर सम आती है तो फिर अपन ये वैल्यू यूज करेंगे, ये सूत्र यूज करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या के लिए। अगर अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आती है, सम आती है, पूर्णांक तो आना चाहिए भाई, सम पूर्णांक ही होते हैं। तो 360 अपॉन थीटा अगर इसकी वैल्यू सम आ रही है तो फिर अपन ये यूज करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या के लिए, और अगर इसकी वैल्यू विषम आ रही है तो फिर अपन ये यूज करेंगे सिर्फ प्रतिबिंबों की संख्या के लिए। तो कुल मिला के अपन ने 7 टॉपिक पढ़ लिए प्रतिबिंबों की संख्या को लेकर, या प्रतिबिंबों की एक प्रकार से इसके प्रकार को लेकर कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ा था अपन ने कि आकार बराबर होना चाहिए, और आकार बराबर ही होगा किसका, चाहे तो बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, दोनों का आकार बराबर होगा। फिर उनके मध्य की दूरी भी क्या होगी, बराबर। बिंब दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर। नंबर तीसरा पार्श्व परिवर्तन होगा, मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि दायां भाग प्रतिबिंब का बायां हो जाएगा, अपना बायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा। वस्तु की गति की बात करें तो अगर वस्तु v वेग से गति करती है तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से गति करेगा। अब चाहे वस्तु दर्पण की ओर आ रही हो चाहे दर्पण से दूर जा रही हो। नंबर 5 की बात करते हैं कि वस्तु को अपन घुमाते हैं, तो अगर अपन वस्तु को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो फिर जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। दर्पण की लंबाई की बात करें, अगर मान लो अपन को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो फिर अपने संपूर्ण हाइट का, आधी हाइट का दर्पण अपने पास में होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं प्रतिबिंबों की संख्या की, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे आएगी, उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है। प्रतिबिंबों की संख्या को अपन n से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है 360 बटा थीटा माइनस का 1, ये यूज होगा जब 360 बटा थीटा की वैल्यू अपने पास में सम आए, और अगर 360 बटा थीटा की वैल्यू विषम आ रही है तो फिर यही यूज होगा 360 बटा थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में ये टॉपिक था। आगे बात करेंगे अपन, देखो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर आगे अपन टॉपिक अगला चलाते हैं तो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इतनी बड़ी जो वीडियो सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि 30, 32, 35 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है देखने के लिए। तो इतनी वीडियो काफ़ी है, लंबी वीडियो, क्योंकि आप उसको काट काट के, वीडियो को काट काट के देखोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी सर लंबी वीडियो बना दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे लंबी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 1 घंटा 40 मिनट या 55-45 मिनट, जितनी आप कहोगे उतनी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्योंकि आज अपन एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करें, नया टॉपिक पढ़ाया आपने, ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बिल्कुल चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब अपन एक नई दिशा में चले गए हैं, तो अब आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी अन्य सब्जेक्ट की। ठीक है, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज जाके थंब आइकन को दबा दीजिए और हमें हमारे लिए एक लाइक ठोक दीजिए जितना आप कर सकते हैं। जय हिंद।